नमस्ते। और आज यहाँ अरुणाचल में हम लोग जो आए हैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से, तो ज़रूर बताना चाहेंगे हार्ट के बारे में कि कैसे अपने हार्ट को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और कैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराएं। क्योंकि हार्ट का इलाज अगर जल्दी नहीं कराया जाता है तो हार्ट कमज़ोर हो सकता है और वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है, कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए हार्ट को हमेशा हमें पहले से ही बचा के रखना है, इंतज़ार नहीं करना कि भाई अब जब होगा प्रॉब्लम तब देखेंगे। तो इसके लिए 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो लाइफस्टाइल, यानी कि जीवन शैली जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, कम से कम 4 से 5 दिन आधे घंटे अगर कोई आदमी एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि हार्ट डिजीज़ हो। दूसरी चीज़, अगर नहीं समय है, बहुत से लोग कहते हैं समय नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम 3 दिन 45 मिनट सीवियर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिससे कि वही इफ़ेक्ट मिल सकता है। दूसरी बात कि खाने पीने के अंदर एक बैलेंस डाइट, संतुलित खाना खाना है, जैसे कि अपना इंडियन खाना रहता है जिसमें कि सारी चीज़ें हम लोग मिक्स करके खाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठी खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बटर ही खाए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा सकते हैं। और बैलेंस टाइम से खाना खाना, बैलेंस खाना खाना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग ना करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात कि जो आजकल ये फास्ट फूड है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसा कि इन्होंने अभी कहा भी था कि कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। उसके अंदर सिर्फ शुगर रहता है और वो शुगर हार्ट के ऊपर भी बुरा असर डालता है, कोलेस्ट्रॉल पे भी बुरा असर डालता है, पूरी बॉडी को बुरा असर डालता है। तो इसलिए शुगर वाली ड्रिंक्स को पीना अच्छी बात नहीं है, जैसे कि कोका कोला या बहुत सारे इस तरह के जो भी ड्रिंक्स आते हैं। और उससे कई बार हार्ट को एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन भी मिल जाता है, जैसे कि आजकल एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, उससे बहुत एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि बॉडी पूरी कहते हैं डिस्टर्ब हो जाती है, एक तरह से कहा जाए तो पूरा उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए उन सबको भी अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड को रेगुलर नहीं खाना चाहिए, वंस इन अ वाइल ठीक है। दूसरी बात कि अपना चेकअप समय समय पे कराना चाहिए, जिससे कि हम हार्ट डिजीज़ होने से पहले ही हम उसको या तो रोक लें और या उसका पता लग जाए। तो उसके लिए ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप सबसे सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ब्लड प्रेशर चेक करना खुद भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आसपास किसी डॉक्टर से करा सकते हैं, जिसका कि कोई ख़ास खर्चा नहीं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो हम हार्ट डिजीज़ से बच जाते हैं। तो यानी कि हमारा जीवन भी सुरक्षित है और पैसे भी सुरक्षित हैं। दूसरी बात, शुगर का भी चेकअप समय समय पे होना चाहिए। जैसे कोई भी आदमी जिसकी एज ज़्यादा हो रही है, 25-30 के ऊपर जब वो बढ़ने लगता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसका शुगर कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार चेक होना चाहिए। फिर एक और चेकअप है जो कि बहुत ज़रूरी रहता है, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल चेकअप। ये देखा गया कि जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है उसके अंदर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, हाँ, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल हो रहा है डाइट से और एक्सरसाइज से, तो उनको एक दवा खानी भी ज़रूरी रहती है। दवा से बचने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल से बचना है। तो ऐसा माना गया कि अगर हम ये सब कुछ करते हैं, स्मोकिंग को स्टॉप करते हैं और रेगुलर अपना ध्यान रखते हैं, तो हम 80% 90% चांस है कि हम हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये तो हो गया बचने का तरीका और जानने का तरीका इसके पहले कि हार्ट डिजीज़ हो किसी को। क्योंकि कई बार सुनने में आता है कोई यंग पर्सन है, एक सडन हार्ट अटैक हुआ, कोलैप्स हो गया, तो हमेशा बात ये आती है पहले क्यों नहीं पता चला। तो इसलिए नहीं पता चला क्योंकि उसने चेकअप नहीं करा। दूसरी बात कि जब किसी को इस तरह के सिम्टम, जैसे कि सांस फूलना, जैसे कि सीने में दर्द होना, जैसे कि पसीने आ जाना बहुत ज़्यादा और धड़कन होना, अगर ये सब होता है तो समझिए कि हार्ट के शुरुआत के सिम्टम है। लेकिन अगर इसकी जांच पहले ही करा लें, जैसे कि इको टेस्ट होता है या ईसीजी होता है, या अगर ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर एडवाइस करता है तो एंजियोग्राफी भी करते हैं कुछ पेशेंट्स की, तो उन सब चीज़ों से क्लियर एकदम पक्का पता चल जाता है। और अगर हम उसका इलाज संभव है कर देते हैं तो उससे हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं।
उनकी लाइफ को नॉर्मल बिताया जा सकता है। बहुत से लोग डरते हैं कि एंजियोग्राफी कराएंगे, एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाना पड़ेगा या बाईपास जो भी होगा तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा नहीं, ट्रीटमेंट के बाद आदमी सामान्य जीवन बिता सकता है, यानी कि नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी वर्किंग लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी अगर आ रही है या शरीर में घुस रही है तो उसका सामना करना है, उसको मुकाबला करना है उसका, और उसको ठीक करना, जिसके कि अच्छी बात यह है कि आज तरीके हैं, संभव हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजीली अवेलेबल। इसलिए ऐसे में हम लोग हार्ट डिजीज़ को अगर सही समय से ट्रीट करते हैं तो हार्ट अटैक से और अचानक जो मृत्युआं होती हैं जो हार्ट अटैक की वजह से, उससे बहुत से लोगों को हम बचा सकते हैं। सर, आजकल देखा गया कि बच्चों लोगों को भी हार्ट अटैक होकर के एकदम यंग समय में ही वो चला जाता है धरती को छोड़ करके, और माँ का ऊपर में एक बहुत बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है कि मुझे नहीं हुआ लेकिन मेरा बेटा को हो गया। तो क्या ये पिताजी से हेरिडेटरी तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर? नहीं, कुछ हार्ट की बीमारियां जो होती हैं वो जन्म से होती हैं। तो अगर किसी का चेकअप हुआ है बचपन में या कोई भी टाइम पे जब शुरू में कुछ सिम्टम आए हैं तो पता लग जाता है उसका। जो पीडियाट्रिशियन भी देख के बता सकता है, फिजिशियन भी देख के बता सकता है। तो 90% चांस है कि हमें पता लग जाएगा। 10% अगर किसी को मान लीजिए कि किसी बच्चे को जैसे जल्दी थक जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम आती है या उसके परिवार में कभी किसी को ऐसा हुआ है तो उसका चेकअप करने से हम लोग बता सकते हैं कि क्या इसको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं कि नहीं। तो इसलिए इस बात की सबसे ज़रूरत है कि कम से कम बच्चों का भी चेकअप एक बार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ा टेस्ट करना है, सिर्फ स्टेथोस्कोप यानी कि उससे कोई भी डॉक्टर उनको एग्जामिन भी कर लेगा तो 90% चांस है कि पता लग जाएगा। और ब्लड प्रेशर भी कभी कभी बच्चों में पाया गया या यंग एज पे भी पाया जाता है आजकल ब्लड प्रेशर। तो बीपी चेक करना भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और इन सब 2-3 चीज़ों को करने से, जिसमें कि ना तो कोई समय लगेगा, ना कोई खर्चा लगेगा, ना कोई आपको बहुत बड़े अस्पताल में जाना है, कोई अच्छा फिजिशियन देखेगा तो 90% चांस है कि पता लग जाएगा और ऐसे बच्चों को बचाया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। ये नॉर्मली सर देखा गया कि किसी को बहुत पसीना निकलता है, हालांकि लोगों का कहना है कि पसीना निकलना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, लेकिन फिर कोई लोगों का कहना है पसीना ज़्यादा निकलना भी हार्ट डिजीज़ का कोई सिम्टम, ऐसा कुछ मानता है, क्या सही है क्या? हाँ, देखिए ऐसा है कि पसीना अचानक से निकलना, अपने आप निकलना या किसी धड़कन के साथ निकलना पसीना या घबराहट के साथ पसीना निकलना, ये सारे हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कहीं पे साइकिलिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तब पसीना आता है तो उसको सामान्य माना जाता है। लेकिन उसी तरीके से अगर उसको भी बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे थोड़ा सा ही काम करने पे, थोड़ा एक्सरसाइज करने पे, दैट मीन्स कि ये थोड़ा चेकअप कर लेना बेटर रहता है, क्योंकि अगर कोई अंदर छुपी हुई बीमारी है तो उसका तुरंत पता लग जाएगा और उसमें फिर उसका इलाज करके उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोगों का सर अभी देश में ड्रग्स का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है, युवा में खास करके, और ड्रग्स के साथ साथ तंबाकू प्रोडक्ट का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, खास करके सिगरेट देखा गया कि एक फैशन सा हो गया आजकल सिगरेट पीना। तो हालांकि ये ठीक नहीं है शरीर के लिए, सब लोग बोलते हैं सिगरेट पीना ठीक नहीं है, तंबाकू यूज़ करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है, लेकिन सिगरेट से कितना डेंजरस है सर हार्ट? ऐसा है कि सिगरेट से माना जाता है कि कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट का तो हो ही सकता है, दूसरा लंग कैंसर भी हो सकता है, या कोई और नसों में ब्लॉकेजेस जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक या किडनी के ऊपर उसका असर आना, या शरीर के पैरों हाथों में भी नसें होती हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, जिसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो इसलिए टोबैको यूज़ या स्मोकिंग करना, ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी डेंजरस पाई जाती हैं, और इसलिए इसको मतलब कोशिश यही करना चाहिए कि अगर किसी को है तो उसकी किसी तरीके से उसको छुड़ाया जाए, और छुड़ाने के लिए उसको एजुकेट करना, उसको समझाना और उसको मन को वो करना, क्योंकि छोड़ना बड़ा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो इसलिए उसके बिल्ड करना है, उसके अपने
मन को, ताकि वो उसको छोड़ सके। अदरवाइज़ कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है जिसको छुड़ा सके, बहुत कम है दवाइयाँ, और वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसलिए छोड़ने का सबसे सही तरीका यही है कि उसको समझाना, उसको बताना, उसको इस तरह के ग्रुप्स हैं जिसमें उनकी बात कराना, तो उससे काफ़ी हद तक छूट जाता है। डॉक्टर, अभी रिसेंट डेज में हार्ट डिजीज का बहुत ये रेट भी बहुत बढ़ गया है, सुनने में भी आ रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है। और अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना होने के बाद भी, हर किसी के पास में इंफॉर्मेशन का एक्सेस होने के बाद भी, सबको पता है कि डाइट सही से मेंटेन करना है, बुरी आदतें छोड़नी है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है फिर भी लोग जानकर भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज़ द रेमेडी? या सो ऐसा है कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाता था कि लोगों को, किसी की मान लो सडन डेथ हो गई या किसी यंग पर्सन को किसी को हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हो पाती थी। लेकिन आज हम लोगों के दुनिया में, कंट्री में ये एक सुविधा हो गई है कि थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टीवी, थ्रू डिफरेंट चैनल्स, यूट्यूब वगैरह सबसे मिला करके ये इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी फैल जाती है कि हाँ भाई, ये एक यंग पर्सन था जो कि इस सिटी में, चाहे वो केरल में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे कहीं हो, उसकी डेथ हुई और वो एक आकस्मिक अचानक मृत्यु हुई या उसको हार्ट अटैक पड़ा। तो इसलिए ये एक अच्छी बात है कि सबको पता चल रहा है, तो उससे सबको जागरूकता आ रही है। तो यानी जागरूकता और अवेयरनेस जो है, जो कि पहले नहीं हो पाती थी, अब हो रही है। इसीलिए सब लोग अब थोड़ा थोड़ा करके इसकी तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि इसको किसी भी तरीके से बचाया जा सके। और बचाने के लिए डिस्कशंस कर रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जैसे हम बता रहे हैं, इसको स्प्रेड करते हैं, तो समझ लीजिए कि 80-90% चांस है कि हार्ट अटैक से बच सकते हैं, सिर्फ इतना जानने से और करने से। कोई दवा की ज़रूरत नहीं। आपके तरफ से आप लोग हार्ट इस डिजीज के अवेयरनेस के बारे में अपने हॉस्पिटल्स की तरफ से या फिर अपने एसोसिएशंस की तरफ से कुछ कदम ले रहे हैं जागरूकता के लिए? उसके लिए हम लोग कदम ये लेते हैं कि हम लोग जगह जगह इसके लिए डिफरेंट लेवल्स पे काम होता है। जैसे कि एक तो नेशनल वाइड कैंपेन्स रहती है, जिसके अंदर कि हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए उसके बारे में बताते हैं थ्रू आवर सोसाइटीज़। दूसरा, सरकार भी कदम लेती है उसमें, जैसे कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट रहते हैं कि भाई आप कैसे लाइफ में किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारे डिस्कशन। योगा को बढ़ाना है, जैसे जो योगा डे की जो शुरुआत हुई है वो भी इसी की तरफ है, टुवर्ड्स अ हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी बॉडी। तो ये सारे स्टेप्स एक ही तरफ जाते हैं कि हम पूरे शरीर को सही रखना है, स्वस्थ रखना है। और हम लोग भी अपने लेवल पे भी, जो लोकल लेवल पे जैसे कैंप्स करते हैं, जैसे कि इस तरह के टॉक्स करते हैं, जैसे कि कल किया हम लोगों ने, या IMA के साथ करते हैं, या और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे API है और डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं। उसके थ्रू फिर जितने क्लब्स वगैरह रहते हैं या सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें भी जाके सब चीज़ बताते हैं। तो अभी अरुणाचल में आपका कोई प्लान है ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स का? अरुणाचल में देखिए, ऐसे कोई हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा प्लान अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन लगता है कि इसको करना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग यहाँ IMA में आए थे, काफ़ी डॉक्टर्स से बातचीत हुई है। अब आगे भी इसको हम लोग बढ़ाएंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी ये अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, या ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ को भी लाया जाए चाहिए। क्योंकि कई बार क्या रहता है, मान लो अवेयरनेस तो हो गई, लेकिन अगर फैसिलिटी नहीं है तो फिर बहुत से लोग तो नहीं जा सकते यहाँ से दिल्ली या कहीं भी बाहर। तो जिन लोग जो नहीं जा सकते या जो शुरुआत की प्रॉब्लम है, उनके लिए यहीं पे ट्रीटमेंट पॉसिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी, हम लोगों का गुवाहाटी में भी एक सेंटर आने वाला है। फिर हो सकता है आगे यहाँ पर भी देखेंगे कि कैसे हम लोग एक प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे ट्रीटमेंट कर सकें। फिर अगर उनको और ज़रूरत होती है कोई एडवांस ट्रीटमेंट की, तो वो फिर दिल्ली के लिए उनको सलाह दी जा सकती है, उनको बताया जा सकता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हो जाएंगे कि हाँ भाई ये हो सकता है। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि अगर कोई बीमारी है तो कहाँ जाना चाहिए, इस सीमा के बाद, इस लेवल के बाद अब नेक्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, उनको पता है। ऐसे पता लेते स्टेप बाय स्टेप। तो सर हार्ट आपका मीटिंग हुआ था अरुणाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन, क्या डिस्कशन हुआ सर? आगे आप मैदानता से जुड़े हुए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का एक स्कीम है, तो क्योंकि सर गंगाराम अस्पताल के साथ में अरुणाचल का टाई अप किया हुआ है, क्या मैदानता के साथ में भी कोई आप लोग ऐसा फ्यूचर में कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम लोग इस बात के लिए बिल्कुल कीन है कि कैसे हम लोग यहाँ के जो अरुणाचल के लोग हैं
जिनको कैसे हम लोग ये सुविधा दे सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी आरोग्य स्कीम के तहत पेशेंट्स आते हैं पूरे इंडिया से, तो अरुणाचल के लोग भी आने चाहिए और आ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब फैलेगी, जब पता चलेगा सबको आप लोगों के माध्यम से, तो वो लोग वहाँ आ सकते हैं। स्पेशली हार्ट के ट्रीटमेंट में अभी उसमें एक भी पैसा नहीं लगता। अगर कोई पेशेंट यहाँ से अरुणाचल से जाता है और उसको हार्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है मेदांता में, और उसके पास ये है आयुष्मान कार्ड है, तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। उसको बाईपास होता है, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आयुष्मान स्कीम जो है पूरे इंडिया में है, वो एक जगह की नहीं। इसलिए ये सबको मालूम होना चाहिए कि कोई डरने की बात नहीं है। अगर लोगों को डर लगता है कि यहाँ से वहाँ जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट हो जाता है। जो और कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट हैं जो नहीं कवर्ड है आयुष्मान में, डेफिनेटली उसके लिए तो उनको अपने आप से भी खर्च करना पड़ सकता है, या इंश्योरेंस पे कर सकती है, कई बार गवर्नमेंट भी पे कर देती है। तो हर तरीके से लोग अपना इलाज करा सकते हैं, और जितनी भी इस तरह की स्कीम्स हैं वो हम लोग उसको ज़रूर हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अवेयरनेस और स्प्रेड हो जाए पूरे इंडिया में। डॉक्टर, ऐसे आपने तो फैसिलिटीज़ जो है उनके बारे में बता दिया, मगर देखा जाता है हार्ट के ट्रीटमेंट में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। पेशेंट के साथ उनके जो परिजन जो जाते हैं उनके साथ में, मतलब उनका भी रहना सहना, उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होता है क्या? देखो, ऐसा है कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कितना दिन लगेगा, लेकिन अब हम लोग इस तरह से, जैसे कि जो हो गया, यहाँ से परिचय हो गया, कांटेक्ट हो गया, लोगों को पता लग गया, तो पहले से ही फ़ोन के द्वारा अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे गए तुरंत ट्रीटमेंट हो गया। अब आम तौर पे अगर आप पूछें कि एंजियोप्लास्टी अगर या एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, कितने दिन लगते हैं? हमारे यहाँ सिर्फ 1 दिन लगता है। 1 दिन के पेशेंट आज पहुँचा, उसको एडमिट किया गया, उसका आज एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुआ, कल डिस्चार्ज, और उसके बाद 1-2 दिन रह करके वो अपने वापस जा सकता है। तो ये तो एंजियोप्लास्टी में। बाईपास में ज़रूर समय लगता है, लेकिन उसमें भी करीब करीब 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही सब डिस्चार्ज हो जाते हैं, 4-5 दिन रह करके। और उसके लिए रहने का हॉस्पिटल की तरफ से जो लोग जब तक हॉस्पिटल में ज़रूरत है वहाँ रखते हैं, नहीं तो आसपास बहुत सारे इस तरह के सेंटर्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, डिफरेंट लेवल्स के सुविधाएं हैं। इवन अरुणाचल भवनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत से लोग रह जाते हैं जा करके। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को कुछ ना कुछ उसका तरीका मिल जाता है, और आराम से यहाँ से काफ़ी लोग अभी भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि वो कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो अगर सर कोई पेशेंट चाहे आपको कांटेक्ट करने के लिए, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? या सो दे कैन रीच आउट टू अस थ्रू वेरियस वेज। वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक वेबसाइट है मेदांता की, जिसके थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, एंड उसमें अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, इवन वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। मतलब उसके थ्रू वीडियो अपॉइंटमेंट हो जाता है। जैसे मान लो पेशेंट यहाँ बैठा हुआ है, अब उसको पूछना है कि हम क्या करें, तो अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम था, वो ये सुविधा ही नहीं थी कि जब वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या होना है। हम फ़ोन इस पे वीडियो कॉल पे बता देते हैं, उसको देख करके, उसके सारे रिपोर्ट्स को पढ़ के, क्योंकि वो रिपोर्ट सब अपलोड हो जाती हैं उसमें। इवन एंजियोग्राफी अगर किसी की यहाँ पे हुई है, आसपास हुई है, उसको भी हम देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। तो ये हमारी वेबसाइट पे एक वो है, उसका क्या कहते हैं, मेदांता में एक, वहाँ पे देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि कैसे वीडियो अपॉइंटमेंट लिया जाए, वो ले सकते हैं, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेल कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो मतलब कुल मिला जुला करके कोई मुश्किल नहीं है हम लोगों से संपर्क स्थापित करना, कांटेक्ट करना, अपॉइंटमेंट लेना, और ताकि समय ना बर्बाद। मेदांता के तो बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या हर मेदांता में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? हाँ, मतलब हर मेदांता में सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का मेन सेंटर है वो तो गुड़गांव में, जिसके अंदर की सारे हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी अवेलेबल होते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल है। बट जो बाकी सेंटर्स हैं उसमें कुछ कुछ लेवल तक ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको मोटे तौर पे बताएं हम कि जो बाकी सेंटर्स हैं, जैसे लखनऊ है फॉर एग्जांपल, या पटना है, तो वहाँ पे लेवल 1 to 2 के बीच में ट्रीटमेंट मिल जाता है। हमारे यहाँ लेवल 3 एंड लेवल 4 यानी कि हाईएस्ट लेवल का ट्रीटमेंट गुड़गांव में अवेलेबल। अगर हमें लगता है कि नहीं, इस पेशेंट को ये पटना के पास रहता है या लखनऊ के पास रहता है और उसको ये वहाँ पे
इलाज हो सकता है तो हम उसको वहाँ रेफ़र कर देते हैं, नहीं तो हम अपने गुड़गांव में ही बुला लेते हैं। कोई स्पेशल मैसेज आज आप अरुणाचल में आने का? हाँ, ये मेरा डॉक्टर है। मतलब मैसेज यही है कि हेल्थ को हमें प्रिजर्व करना है, उसको बचा के रखना है, उसको मेंटेन करना है, अच्छे गुड हेल्थ को, और उसके लिए सिंपल चीज़ें ही करना ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए ना तो मेदांता जाने की ज़रूरत है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब लोग 90% लोग 99% लोग कर सकते हैं। बाकी जिसको 1% ज़रूरत है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट में, डिले नहीं। डिले इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़ मीन्स डेथ। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो लाइफ में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे ब्रदर सिस्टर, सबको सेफ रखना है और सबको टाइमली, तो एक दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना ही देखेंगे, आप दूसरों को भी देखिए कि अगर किसी को इस तरह का लग रहा है, मान लो किसी का पसीना आ रहा है या किसी को बहुत ज़्यादा धड़कन लग रही है या कोई काम नहीं कर पा रहा, तो आप उस पर ध्यान दो। चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे ऑफिस का कोलीग हो, कोई भी पर्सन रहता है, उसकी हमें डिटेक्ट मतलब उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत से बार लोग अपना ध्यान नहीं रखते। जैसे परिवार में नहीं होता है कि जो फादर रहेगा वो सोचेगा अरे अब कुछ नहीं बोलेंगे वरना वो लोग घबरा जाएंगे, तो या कोई मदर है वो नहीं बोलेगी, तो आपकी मदर अगर उनको सिम्टम हो रहा है या किसी आंटी को हो रहा है तो आप उसको ध्यान दो उसके ऊपर। तो अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े उसके परिणाम मिलेंगे। डॉक्टर साहब के साथ में आप भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा आपका तरफ से भी कुछ अरुणाचल की वो जनता को, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स लोग हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो लोगों को फायदा होगा, थोड़ा सा मैसेज कुछ है तो बताइए। देखिए, मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, यानी कि किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट। हमारा जो इलाज रहता है वो किडनी प्रॉब्लम्स जैसे डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, किडनी कैंसर्स, किडनी स्टोन्स और इस प्रकार के बीमारियों का इलाज। फ़िलहाल ये मुझे देख के अच्छा लगा कि अभी अरुणाचल में डायलिसिस फैसिलिटी स्टार्ट हो गया है। मैं पिछली बार अरुणाचल आया था 25 साल पहले, तब तो डॉक्टर भी की संख्या भी बहुत कम थी। और आजकल भारत तो एक ही देश है ना, चाहे अरुणाचल हो या हिमाचल हो, कहीं पे पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है इलाज के लिए। और दूसरी बात है कि अभी हर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो मरीज़ अपने आप से मेदांता या ऐसे हॉस्पिटल में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने लोकल डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे डिस्कस कर लीजिए, तो हम उनका ट्रीटमेंट प्लान, एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितने दिन लगेंगे, वो हम क्लियरली समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मरीज़ और उनके परिवार अपना प्लानिंग करके इधर आ सके दिल्ली में इलाज के लिए। आपके कल जो IMA में थे ज़्यादातर डॉक्टरों को हमने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल एज वेल एज हॉस्पिटल, ये सारा दे रखा है। मेदांता का तो वेबसाइट ही है, लेकिन जो थोड़े दूर दराज इलाकों में है वहाँ से वेबसाइट कांटेक्ट करना मुश्किल होता है, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल है। बुजुर्ग लोगों को ऐप चलाना मुश्किल होता है, उनके लिए फ़ोन कॉल इजी रहता है। और अगर वो खुद नहीं कर सके तो वो अपने जो भी लोकल डॉक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए इलाज करके आके फाइनली उसी डॉक्टर के पास तो कंटिन्यू करना है, हफ्ते हफ्ते महीने महीने तो दिल्ली नहीं जा पाएंगे, तो उन डॉक्टरों को अपने ट्रीटमेंट में शामिल करिए और उनसे हमारा बात करवा दीजिए और हम हेल्प करेंगे। एडवांस ट्रीटमेंट जैसे किडनी कैंसर या ट्रांसप्लांट फ़िलहाल नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर जगहों पे संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्टाइज और जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो बहुत खास होता है। इसी कारण से मेदांता भी गुवाहाटी में आ रही है, ताकि एटलीस्ट एक बेस बना के नॉर्थ ईस्ट पूरे को कवर कर सके, क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट है। एंड ऑफ कोर्स मेदांता गुड़गांव तो है ही अवेलेबल उसके ऊपर के लेवल के ट्रीटमेंट के लिए। लोगों को किडनी अच्छा रखने के लिए क्या करना होता है, और किडनी में यदि कुछ कैसे पता चलेगा कि हमको किडनी रोग हो गया बोलते? देखिए, किडनी रोगों का कोई सिम्टम खासकर होता नहीं है, लेकिन आम तौर पे अगर लोगों का भूख कम लगने लगता है, पैर में सूजन आता है, पेशाब कम हो जाता है, पेशाब में खून बहने लगता है,
नींद आने में दिक्कत होता है, आसानी से आदमी थक जा रहा है, ब्लड लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर 4, 5, 6 दवाइयों के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बिना कोई कारण दौरे पड़ रहे हैं या बेहोशी हो रहा है, ये लक्षण है कि शायद आपको किडनी बीमारी है। और किडनी बीमारी के जांच के जो टेस्ट हैं वो बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही कॉमन है, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। आपको एक किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन और एक पेशाब का जांच कराना होता है, उससे ऊपर अल्ट्रासाउंड होता है। इसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि किडनी की बीमारी है या नहीं। उसके बाद किस तरह का बीमारी है और वो आगे के जांच उसके बाद होते हैं, जैसे बायोप्सी वगैरह, वो एडवांस सेंटर में होता है, लेकिन एटलीस्ट पकड़ में तो आ जाता है। और शरीर के हर अंग को हेल्दी रखने के तरीके करीब करीब सेम ही होते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, आर्टिफिशियल फूड्स जो हम फास्ट फूड्स कहते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, देन हाई कैलोरी फूड्स, जिम प्रोटीन्स जिसे हम नॉर्मली बिनाइन मानते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सारे हानिकारक है किडनी के लिए, खासकर जिनके गुर्दे पहले से ही कमज़ोर हैं, चाहे प्रीमेच्योर बर्थ हुआ हो या पैदाइशी एक ही किडनी है, तो खासकर इनको ज़्यादातर अवॉइड करेंगे या लेंगे भी तो मॉडरेशन में। बट ड्रग एडिक्शन एंड स्मोकिंग दोनों तो देयर इज नथिंग कॉल्ड मॉडरेशन, वो सांप के काटने जैसा है। आप ये नहीं कह सकते थोड़ा कम काटिए, है ना, जहर तो जहर ही है। तो इन दोनों को तो येस एंड नो, स्मोकिंग एंड ड्रग एडिक्शन, ये तो किसी भी हालत में किसी इंसान के लिए, किसी भी अंग के लिए अच्छा नहीं। सर देखा जाता है कि ऐसा मानना जाता है कि पानी जितना पियो उतना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है सेहत के लिए। कहाँ तक सच है सर? देखिए, शरीर में कोई भी चीज़ शरीर के लिए ज़्यादा या कम सही नहीं है। कुदरत ने जो आपको शरीर बनाया है ना, शरीर आपको बता देती है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब खाने की ज़रूरत होगी आपको भूख लगेगा, जब आपको पानी की ज़रूरत है आपको प्यास लगेगा, पानी ज़्यादा है शरीर में तो आपको पता चलेगा कि बाथरूम में जाना है। अगर आप अपने शरीर के इंडिकेशंस के मुताबिक लेते रहें तो आपका सेहत ज़्यादातर ठीक रहेगा। जब आपके एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं है, ये उन लोगों के लिए लागू नहीं है जिनका ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, फिर आपका जो ट्रीटमेंट वो अलग होता है। बट एक आम इंसान के लिए, आप गर्म एरिया में जा रहे हैं, सर्दी में कम पानी पीते हैं, गर्मी में ज़्यादा पानी पीते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा पानी पीते हैं, उसको करिए। जब हम माप के लेना चाहते हैं कि मुझे 16 ग्लास पानी पीना है, अब भगवान ने तो लिख के नहीं दिया था ना किसी चिट्ठी में कि आपके लिए 16, आपके लिए 15 ग्लास का साइज़ क्या होना चाहिए। तो दीज आर्टिफिशियल मेजर्स ये इंसानों ने बनाया हुआ है, एंड कई बार इनके कोई रैशनल नहीं होते हैं। तो उनको ऐसे अफवाहों को ना मान के जो आपके रेगुलर नॉर्मल डाइट है वो लीजिए, पानी का मात्रा ठीक ठाक रखिए। आमतौर पे एक इंसान को 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में, आप में से इतने सारे ऑडियंस में बैठे, मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ आप कल नहीं बता सकते कल आपने कितना पानी पिया। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े आप पीते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप पिएंगे नहीं। और फिर चाय में भी पानी है, दूध में भी पानी है, लस्सी में भी पानी है, दाल में भी पानी है, संतरा मौसम भी खाओगे उसमें भी पानी है। तो फाइनली शरीर अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लेती, जब पूरा नहीं होता है तब वो आके मांगती है। ठीक है ना, जैसे आपके घर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आप खामोखा जाके बैंक से लोन थोड़े ही लोगे, नहीं लोगे ना, ज़रूरत पड़ेगा तभी आप जाओगे। ये किडनी में एक पत्थर होता है जैसे आप बता रहे हैं, तो कभी क्या होता है कि पानी यूज करने से पत्थर धीरे धीरे निकल जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, कहावत पहले से हम लोग ना कहावत बचपन से नहीं है। सुनते आ रहे थे, क्या सही है? आप लोगों ने जलेबी बनते देखा है? छाछनी में क्या होता है, पानी कम हो जाने से चीनी इकट्ठा हो जाता है, लम्प्स बन जाता है, चीनी के लम्प्स। पानी ज़्यादा कर दो घुल जाता है। पथरी का भी वही कहानी है।
आपका यूरिन अगर डाइल्यूटेड रहेगा, आप पानी बहुत पियोगे, तो पत्थरी के जो सामग्री अंदर होगा, रहते वक्त भी पत्थर नहीं बना पाएगा। तो अगर आप सोचो, अगर आपके पास इतना सा पानी है और उसमें आप 10 चम्मच चीनी डाले हैं, कुछ चीनी तो नीचे रह ही जाएगा ना। अब वही चीनी आप एक 1.5 लीटर बोतल में डालो, पूरा घुल जाएगा, और जब आप पेशाब कर दोगे तो वो सारा निकल जाएगा। तो जिनको पथरी है या फैमिली हिस्ट्री है पथरी होने का, तो उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण पथरी ज़्यादा बनता है। हर इंसान, कोविड में आपने देखा है, हर इंसान कैल्शियम एंड विटामिन डी ले रहा था। अब कैल्शियम एंड विटामिन डी आप ज़्यादातर मात्रा में लोगे तो फाइनली तो आपके शरीर से ड्रेनेज सिस्टम तो एक ही है ना। आप खाओ पियो जो मर्जी करो, निकलने का तो रास्ता एक ही है। उसका अगर ब्लॉकेज आ गया तो वहीं पे सारा कचरा जमा हो जाएगा। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन एंड ड्रग्स ऑन प्रेस्क्रिप्शन।